ऑल राइट, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, ये ज़बरदस्त कोर्स है, यूनिक कोर्स है। 4 महीना में आप इंग्लिश के उस्ताद बन जाएंगे। सुनने में बहुत लोगों को अजीब लगेगा कि मैं तो 4-5 सालों से पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश नहीं आया, और 4 महीने में इंग्लिश का उस्ताद बन जाएंगे। हाँ, पढ़ने में आप कितने भी कमज़ोर हो, लेकिन अगर आपने इस कोर्स को 4 महीने सिंसियरली फॉलो करा, जैसा कह रहे हैं कर दिया आपने, तो आप टीचर्स को भी पढ़ा सकेंगे। स्टूडेंट तो छोड़िए, आप इतने उस्ताद हो जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश बहुत छोटा है, इंग्लिश बहुत छोटी चीज़ है, और उसको सीखने का जो तरीका है वो वैसा नहीं जैसा आप सीख रहे हैं। जिस तरह से मास्टर साहब लोग सिखा रहे हैं या जिस तरह से ग्रामर की किताबें हैं, दैट्स नॉट द राइट वे टू लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है वो इस कोर्स में आपको मालूम चलेगा। इस तरह से आपको पढ़ना और सीखना है। देखिए क्या है कि जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसा आप सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, और चुपचाप जैसा पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते चले जाइए, सीखते चले जाइए। आप मुझे सिर्फ 80 लेक्चर्स का मौका दीजिए। 80 लेक्चर मैं पढ़ाऊँगा, उसमें 4 महीने से कम वक्त लगेगा। आप अभी सिर्फ 1.5-2 महीने बाद ही देखेंगे आप कहाँ पहुँच गए, है ना। बल्कि 3-4 दिनों में ही आपको पता चल गया कि आपने कितना सीख लिया नया। तो आज 5th लेक्चर है। यूट्यूब पर 5 लेक्चर हमने कहा था कि फ्री रहेगा। कोर्स में टोटल 80 लेक्चर्स हैं। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ये यूट्यूब पर भी फ्री रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। बाकी अगर आगे की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको एग्जाम फॉर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस पर ये पेड कोर्स है, 1299 इसकी फीस है, ठीक है। तो आइए, अब तक हमने क्या पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश क्या होता है, और फिर हम लोगों ने देखा इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स क्या क्या हैं। हमने पढ़ा वर्ड, हमने पढ़ा फ्रेज, हमने पढ़ा क्लॉज, फिर हमने पढ़ा सेंटेंस। तो सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज और वर्ड, इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। हम पहचान भी सकते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया है कि सेंटेंस और क्लॉज और फ्रेज और वर्ड में डिफरेंस क्या है। अगर कहीं कुछ इंग्लिश लिखा हुआ है तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सा लेवल है, फ्रेज है कि क्लॉज है कि सेंटेंस है। आगे बढ़ते हुए हमने और क्या पढ़ा पीछे की क्लासेस में कि 70,000 वर्ड्स हैं बस, और इन्हीं 70,000 वर्ड्स से मिलके पूरा इंग्लिश बना हुआ है। ये 70,000 वर्ड्स 9 तरह के हैं। कौन कौन से हैं 9 तरह के वर्ड। नाउन है, प्रोनाउन है ना, एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, और इंटरजेक्शन। हमने कहा था कि सबके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके वर्ड्स भी हमने काउंट कर लिए थे। 39,000 नाउन, 17,000 एडजेक्टिव्स, 12,500 वर्ब्स थे, 3,500 एडवर्ब्स थे, प्रोनाउन 60, डिटर्मिनर 60, प्रपोजिशंस 80, कंजंक्शन 30, इंटरजेक्शन 30। जो इमीडिएट टारगेट था हमारा वो ये था कि हम सारे तरह के वर्ड्स की पहचान कर सकें। अगर कहीं इंग्लिश लिखा हुआ है तो एक एक चीज़ हम बता सकें कि वो वर्ड किस कैटेगरी का है, एडजेक्टिव है कि डिटर्मिनर है कि प्रीपोजिशन है कि नाउन है कि प्रोनाउन है। इसके लिए हमें एक एक तरह के इन वर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ना पड़ा। नाउन जो शब्द जाती है, वर्ड क्लास है नाउन, किस तरह के वर्ड्स होते हैं, ये इनकी पहचान क्या है, ये क्या फंक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं। हमने यही चीज़ प्रोनाउन के बारे में जाना, यही चीज़ हमने एडजेक्टिव के बारे में जाना, यही चीज़ हमने डिटर्मिनर और वर्ब के बारे में जाना, एडवर्ब के बारे में जाना। तो अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, है ना, हमने
नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, डिटर्मिनर के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में। हम इन 6 चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहीं से एक बात निकल के आई, वर्ब पढ़ने के बाद हमें पता चला कि इंग्लिश बहुत छोटी चीज़ है और इंग्लिश सिर्फ 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। इंग्लिश सिर्फ 5 चीज़ों से मिलकर बनी है और इंग्लिश में 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्बियल है। इंग्लिश में कोई भी बात आप कहते हैं वो बना होता है इन्हीं 5 पार्ट से, कंपोनेंट से। इन्हें क्लॉज कंपोनेंट्स बोलते हैं। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। और मैं क्यों कहता हूँ इंग्लिश आसान है, क्योंकि अंततः हम लोग यही देखेंगे कि बात घूम फिरा के यहीं आएगी कि इंग्लिश में यही 5 चीज़ पढ़ने हैं, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल, इनके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। तो यहीं पहुँचने के लिए, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल तक पहुँचने के लिए पूरा हम इंग्लिश को थोड़ा खोल रहे हैं, हम उसको डिसअसेंबल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंग्लिश को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, वो कौन कौन से पुर्जे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे इंग्लिश बना हुआ है। तो जब हमने इंग्लिश को खोला तब देखा कि इंग्लिश के अलग अलग लेवल्स हैं, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, वर्ड, ये डिफरेंट लेवल्स हैं। हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम वर्ड पढ़ लें कि 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनके बारे में समझ लें। तब हम फ्रेज पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के क्या फ्रेजेस होते हैं, अलग अलग टाइप के क्लॉज क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं। और जब हम इसको खोल के पढ़ लेंगे ठीक से तो देखेंगे कि अंततः हम पहुँच यहीं रहे हैं। कहाँ पहुँचेंगे? सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल तक। पूरा इंग्लिश इतना ही है। अगर हम चाहें तो इसको स्क्रीन पे लिख सकते हैं, पहले भी स्क्रीन पर लिखे थे, आज भी लिख के दिखा सकते हैं आपको कि अगर पूरा इंग्लिश को स्क्रीन पर दिखाया जाए तो ऐसा है वो। सब्जेक्ट, वर्ब, ये 2 चीज़ तो जरूर होता है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। किसी भी बात को जब इंग्लिश में आप कहते हैं तो उसमें 2 चीज़ जरूर होता है, सब्जेक्ट जरूर होता है और वर्ब जरूर होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है? नाउन काम करता है। और कौन काम करता है? प्रोनाउन काम करता है। और कौन काम करता है? नाउन फ्रेज काम करता है। और कौन काम करता है? नाउन क्लॉज काम करता है। और कौन काम करता है? इन्फिनिटिव काम करता है। और कौन काम करता है? जीरंड काम करता है। बस ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरंड क्या है, जब तक समझ में नहीं आएगा ये पूरे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी, पूरे का उस्ताद नहीं बन पाएंगे आप। तो यही पहुंचने के लिए और जरा देख के दिखाए, वर्ब के 120 फॉर्म होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब 28 हैं, मेन वर्ब सारे हैं 12,500, सब तो मेन वर्ब ही है। तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं? बी, इज, एम, आर, was, were, being, been, has, have, had, do, does, did. Will, shall, can, may, might, could, would, should, ought to, must, need, dare, used to। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ये मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इनके साथ मेन वर्ब कोई भी जुड़ता चला जाएगा और 120 फॉर्म बनते हैं। फिनाइट वर्ब फॉर्म के 120 फॉर्म बनते हैं। अब ये आगे चर्चा करनी है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इंग्लिश में यही 5 चीज़ें और पूरे इंग्लिश को मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ।
देखिए अब हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। सब्जेक्ट के रूप में जो 6 चीजें काम करती हैं, सेम 6 चीजें ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करती हैं। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव और जीरंड। बस यही 6 चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट का काम करती है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन काम करता है? तो नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव और जीरंड। अब ये क्या चीजें होती हैं आगे पढ़ना समझना है। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि इंग्लिश कितना छोटा है, कि पूरे स्क्रीन पे इतना ही जितना लिख दिए उसके बाहर नहीं है इंग्लिश। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेज और पार्टिसिपल। बस इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट इतने ही हैं, ठीक है। यही कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। एडवर्बियल के रूप में 6 चीजें बस काम करती हैं। एडवर्ब काम करता है, एडवर्ब फ्रेज काम करता है, एडवर्ब क्लॉज काम करता है, प्रीपोजिशन फ्रेज काम करता है, इन्फिनिटिव काम करता है और पार्टिसिपल काम करता है। तो आप इससे चिंतित मत होइए कि ये क्या है, लेकिन अब इतना देख लीजिए कि इसके बाहर इंग्लिश नहीं है। पूरा इंग्लिश बोर्ड पे है, बस इतना ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। मतलब पूरे इंग्लिश को हमने समेट लिया। जितना हमने लिखा है उसके बाहर रत्ती भर नहीं है। इंग्लिश पूरा इसी में घुसा हुआ है, इसी में समेटा गया है। तो इसलिए कहता हूं इंग्लिश बहुत आसान है। इन 5 चीजों का जो उस्ताद बन गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, वर्बियल का, वो पूरे इंग्लिश का उस्ताद है। और उसका उस्ताद तो 2 महीने में भी बना जा सकता है, पर 4 महीने का वक्त ले रहे हैं इसलिए क्योंकि पचना बहुत जरूरी है, बहुत धीरे धीरे सीखना जरूरी है। क्योंकि अगर पढ़ने में बहुत कमजोर है, जिसको ABCD भी नहीं आ रहा है, उसको इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए डाइजेशन धीरे धीरे होना चाहिए। यही रीजन है कि इस कोर्स को 4 महीना किया गया। ज्यादा है बहुत, 4 महीना। हमने एक चीज कही थी और रोज कहते हैं, फिर से कह रहे हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस भाषा के माहौल में समय बिताना, और कोई तरीका ही नहीं है। अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी के साथ समय बिताना है, अंग्रेजी के माहौल में रहना है। हिंदी छोड़ दीजिए, बात मानिए, भरोसा रखिए, हिंदी छोड़ दीजिए। अगर हिंदी नहीं छोड़ेंगे तो SSC बैंक भूल जाइए कि नौकरी होगी आपकी। NDA CDS कहीं नौकरी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहला काम तो छोड़िए, हिंदी छोड़ दीजिए और इंग्लिश के साथ समय बिताना शुरू करिए। जो भी पढ़िए इंग्लिश में पढ़िए, जहाँ नहीं दिक्कत, जहाँ और सिंपल चीज़ों से शुरू करना है। पहले ना छोटे नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1, 2, 3 की किताबों से शुरू करना है। सिंपल इंग्लिश पढ़ना है। 15-20 दिन बाद अपने आप न्यूज़पेपर वगैरह धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है वहाँ एक टीचर की मदद चाहिए आपको। जहाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उस सेंटेंस को हाईलाइट कराइए, टीचर के पास जाइए, पूछिए। यहाँ प्रयागराज में मेरा ऑफलाइन सेंटर है, आप यहाँ ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। जो जो दिक्कत होगी हम बताएंगे। गाड़ी ऐसे ही बढ़ेगी जब तक आप इंग्लिश के साथ जुड़ेंगे नहीं, उस माहौल में नहीं रहेंगे। 5 घंटा का समय, 6 घंटा का समय आप इंग्लिश के साथ गुजारना पड़ेगा आपको। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में सुनिए, और फिर देखिए आप 4 महीने में पढ़ा सकते हैं आगे टीचर्स को। जितने यूट्यूबिया टीचर्स हैं, बड़े बड़े तुर्रम खां बने फिरते हैं, फलाना फलाना फलाना, सबको पढ़ा सकते हैं आप सालों भर। इनको इंग्लिश आती थोड़ी है। आप पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चलेगा कि ना इनको पढ़ने आता है, ना लिखने आता है, ना बोलने आता है, पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश बहुत छोटा है लेकिन समय मांगता है, ठीक है। तो एक तरफ अपने हिस्से का काम करिए, आप खूब पढ़ने और सुनने को समय दीजिए। इंग्लिश के माहौल में जितना वक्त बिता सकते हैं बिताइए। इंग्लिश के साथ जुड़ा एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। और दूसरे हिस्से का काम तो भूल जाइए, तो मैं यहाँ करा दूंगा। करेक्ट इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। दुनिया का बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट इंग्लिश कोर्स है ये, ग्रामर पे या इंग्लिश सिखाने का ये बेस्ट कोर्स है पूरी दुनिया का। तो हमें इसकी चिंता नहीं है, ये तो आप मज़ेदार तरीके से इसके उस्ताद हो जाओगे। लेकिन बस अपने हिस्से का काम करते रहना, रीडिंग और लिसनिंग, ठीक है। जहाँ जहाँ उसमें मेरी मदद पड़ती जाए आप मुझसे पूछते रहना, ठीक है। तो ये पर्पज़ ये था आपको दिखाने का, इंग्लिश बहुत छोटा है, इसके बाहर नहीं है इंग्लिश। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए, जैसे ये समझाने के लिए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल क्या है, ये समझाने के लिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरंड क्या है, ये समझाने के लिए कि ये कैसे 120 फॉर्म बनते हैं, क्या है मेन वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये समझाने के लिए कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरंड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज क्या है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा इंग्लिश यहाँ इतना ही है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए कि एक एक चीज़ समझना ज़रूरी है। तो यहाँ आप तभी पहुँच पाएंगे, इसकी पूरी समझ तभी हो पाएगी जब आप इंग्लिश को खोल देंगे। इंग्लिश को खोल करके एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक एक पार्ट जानना पड़ेगा कि इंग्लिश किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। हर छोटी छोटी पुर्जे, हर छोटे छोटे कंपोनेंट्स, पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा।
तो इंग्लिश को डिसअसेंबल करना है, पहले इंग्लिश को खोलना है और हर एक छोटे छोटे पार्ट या पुर्जे या कंपोनेंट को जानना है। तो वो काम हमने शुरू कर दिया है। पीछे के स्लाइड पे आए तो हमने ये काम शुरू किया, इंग्लिश को खोला। पहले इंग्लिश का डेफिनेशन हमने क्या देखा कि इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। वर्ड्स जो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो, एक निश्चित क्रम व्यवस्था में सजा के लिखे गए हों, ऐसे शब्दों का जो समूह है, कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, उसी को हम इंग्लिश कहते हैं। तो शब्दों को सजा कर लिखा गया हो, उसमें आप देखेंगे कि कई अलग अलग लेवल्स हैं इंग्लिश के। शब्दों को सजा कर लिखा गया हो वो इंग्लिश होता है। अब वर्ड भी होता है जो इंग्लिश ही होता है, फ्रेज भी इंग्लिश ही होता है, क्लॉज भी इंग्लिश होता है, सेंटेंस भी। तो इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज और वर्ड। हमें इन सबको खोलना है, इनके बारे में एक एक चीज़ जानना है। और सबसे पहले शुरुआत जो हमने की है वो वर्ड से की है कि 70,000 वर्ड से जिनसे पूरा इंग्लिश बना हुआ है वो 9 तरह के 9 डिफरेंट वर्ड क्लासेज हैं, वर्ड कैटेगरीज हैं। ये 9 तरह के शब्द हैं जो पूरी इंग्लिश को बनाते हैं। इन्हीं 9 तरह के शब्दों से फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस पूरा इंग्लिश बना हुआ है। या आगे के इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं सब वर्ड से ही तो मिलकर बना हुआ है। तो वर्ड्स कितने हैं? 9 तरह के। इन 9 तरह के वर्ड्स की जानकारी होनी जरूरी है, इनकी पहचान होनी जरूरी है, इनका क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं, जानना जरूरी है। तो पीछे क्लासेस में 4 क्लासेस हो गए हैं, उसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है और हम पहुंच गए हैं अब कि अब हमें डिस्कस करना है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसके बारे में बात करनी है कि प्रेपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। इसके बारे में चर्चा करनी है हमें। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा जानेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन वर्ड्स कैसे होते हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, के बीच, और जेक्ट का मतलब होता है थ्रो, सेंड, भेजना। क्या होता है कि कोई बात आप कह रहे हैं या कोई बात कहने वाले हैं। अब कोई बात कहने वाले हैं या कह रहे हैं, उसके बीच में ही आपने कुछ भेज दिया, कोई वर्ड ऐसे आपने थ्रो कर दिया, सेंड कर दिया, वैसा वर्ड इंटरजेक्शन होता है। अब जैसे मान लीजिए कहना है कि बहुत बेकार इंसान हो यार, लेकिन कहना है कि बहुत बेकार इंसान हो, लेकिन उसके बीच में मैंने क्या भेज दिया, धत तेरी की जा रहा, बहुत बेकार इंसान हो तुम। तो जो धत तेरी की बोला मैंने, ये इंटरजेक्शन है। हम कहते हैं कितनी बड़ी कार है ये, तो बोलना तो ये है कितनी बड़ी कार है ये तो बहुत बड़ी कार है, लेकिन उसके बीच में ही आप सेंड कर देते हैं, इंटरजेक्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं? वाव, इट इज सच अ बिग कार, ये कितनी बड़ी कार है। तो जो वाव, WWOW, वाव जो बोल रहे हैं वो इंटरजेक्शन वर्ड होता है ना। जैसे आपने मान लीजिए कोई गर्म चीज छू गई, तो गर्म चीज छूने पर आप क्या बोलते हैं? आई गॉट बर्न्ड, मैं जल गया। लेकिन उसके पहले आप बीच में कुछ भेज देते हैं, एक वर्ड क्या भेजते हैं? आउच, ओह, आई गॉट बर्न्ड या आई गॉट बर्न्ड, मैं जल गया। तो जो आउच बोल रहे हैं ना, ओ जो बोल रहे हैं, वही इंटरजेक्शन वर्ड होता है। हम लोग जीत गए हैं, वी हैव वोन, लेकिन हम वी हैव वोन बोलने के पहले हम बोलते हैं हुर्रे, वी हैव वोन। तो जो हुर्रे वर्ड है, हुर्रा, वी हैव वोन, तो ये हुर्रा या हुर्रे वर्ड है, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। हे भगवान, एकदम बेवकूफ आदमी है ये। तो जो बोलना था, क्या बोलना था? एकदम बेवकूफ आदमी है, ही इज अ स्टूपिड पर्सन, ही इज टोटली स्टूपिड। लेकिन ये बोलना था ही इज टोटली स्टूपिड, एकदम बेवकूफ है, लेकिन उसके पहले आपने क्या बोला? हे भगवान, जीसस क्राइस्ट, जीसस। तो जो जीसस या जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, ओ गॉड, हे भगवान, तो जो ओ गॉड, जीसस, जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, एडमिट कार्ड छूट गया, तो आप क्या बोलते हैं? ओह शिट, आई हैव लेफ्ट माय एडमिट कार्ड एट होम, मैंने तो अपना घर पे छोड़ दिया एडमिट कार्ड। तो बोलना तो यही था ना कि मैंने अपना घर पे छोड़ दिया एडमिट कार्ड, आई हैव लेफ्ट माय एडमिट कार्ड एट होम, लेकिन उसके बीच में आपने क्या भेज दिया? आपने कह दिया ओह शिट। तो जो ओह शिट है, ये क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। तो इंटरजेक्शन वर्ड्स जो होते हैं ना, बोलने में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लिखने में इनका इस्तेमाल कम होता है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन वर्ड्स जो हैं
इंटरजेक्शन वर्ड्स कैसे होते हैं? ओह, उफ, जीसस, हे भगवान। अच्छा, अक्सर आप इनको बोलते हैं तो एक्सक्लेम करते हैं। एक्सक्लेम करना मतलब भावपूर्वक बोलना। जीसस क्राइस्ट, हे भगवान, ओ गॉड। ओ हो, वेल, अच्छा, वेल मतलब कहते देखो या लुक। देखो, कोई बात आप शुरू करते हैं, बोलते हैं लुक, आई डोंट वांट टू सी दैट, मैं देखना नहीं चाहता हूं, है ना। हाय, हेलो, हुर्रा, जीत जाते हैं तब बोलते हैं, या हुर्रे, जीत जाते हैं तब बोलते हैं। वेल डन, शाबाश, ब्रावो, वाह वाह, वाह वाह वाह, ब्रावो। आउच, कोई गर्म चीज छू गया या कांटेदार चीज छू गई तो आप क्या कहते हैं? आउच। शिट, ओ शिट, है तेरी की, क्या हो गया ये ऐसा। हाय रे, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया था, अरे बाप रे, है रे अल्लाह, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरे बाप रे, ऐसा, है ना। ये जो है ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, है ना। तो इंटरजेक्शन वर्ड्स जो होते हैं इनका लिखित या रिटन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ नहीं है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये, और ये ज़रूरी भी नहीं है भाषा के लिए, अगर इसको ना बोले तो भी काम चलेगा। जैसे मान लीजिए बोलना है अल्लाह, अरे बाप रे, मेरा सब कुछ लुट गया, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो बोलना तो यही था कि मेरा सब कुछ लुट गया, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। बीच में आपने अरे बाप रे अल्लाह बोला, नहीं भी बोलते तो काम चलता। ऐसा नहीं है कि इसको बोलना बहुत ज़रूरी ही था, नहीं भी बोलते तो काम चलता। हाँ, लेकिन जब आप ऐसा बोलते हैं, इस तरह का वर्ड जब आपके मुंह से निकलता है तो ये समझ में आ जाता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग से गुजर रहे हैं, और किस तरह का स्ट्रॉन्ग फीलिंग से गुजर रहे हैं ये भी पता चल जाता है ना। तो इंटरजेक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादातर आप स्पोकन इंग्लिश में सुनेंगे। रिटन इंग्लिश में ऐसा ज़रूरत नहीं महसूस होता है, ऐसी बहुत कम ज़रूरतें होती है जहाँ आप इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे रिटन इंग्लिश में क्या है, जब नॉवेल वगैरह लिखा रहता है, कोई किताब पढ़ेंगे जिसमें नॉवेल है, और ऐसा नॉवेल जिसमें आदमी के बीच कन्वर्सेशन या बातचीत दिखाई गई है, तो वहाँ वो लोग क्या बातचीत करें वो लिखा रहता है, डायलॉग, उनके बीच का कन्वर्सेशन, वहाँ आप देखेंगे इंटरजेक्शन लिखा गया रहता है। लेकिन आमतौर पे सामान्य जो लिखित इंग्लिश है, जो रिटन इंग्लिश है, उसमें आप देखेंगे इंटरजेक्शन का यूज़ ना के बराबर है। जैसे शायद अगर आप पूरा अखबार आज उठा लें तो आपको एक भी इंटरजेक्शन ना मिले, है ना। तो इंटरजेक्शन जो होते हैं उनका स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है, रिटन इंग्लिश में कम होता है। रविंद्र यादव कह रहे हैं सर न्यू बैच में से स्टार्ट होगा सर। ये नया बैच ही है भैया, दिस इज द न्यू बैच। ये 5वीं क्लास आज हो रही है ऑनलाइन। ऑफलाइन बैच जो होता है ना 30 अप्रैल को शुरू हो रहा है। ऑफलाइन बैच में सिर्फ 100 लोग ही पढ़ते हैं, तो लिमिटेड सीट्स होता है, बहुत जल्दी भर जाता है, बहुत कम सीटें बची हुई हैं, एडमिशन करा लीजिए अगर पढ़ना हो तो ये इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, ये इंटरजेक्शन है। अब इनकी क्या मीनिंग होती है, मैं एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, जैसा मैंने डिटर्मिनर प्रोनाउन में कहा था अगले दिन शेयर किया था, वैसे ही इंटरजेक्शन की एक लिस्ट शेयर कर दूंगा जिसमें किसका क्या मीनिंग होता है वो लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये रहे इंटरजेक्शन। अब आते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, प्रपोजिशन के बारे में। तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, के बीच। जेक्ट मतलब होता है थ्रो, सेंड, भेजना। तो कोई बात आप कहना चाहते हैं उसके बीच में कोई चीज़ भेज देते हैं, ऐसा वर्ड जो भेज देते हैं, वाह, अल्लाह, ओ गॉड, आउच, हाय, हेलो, ये सब वर्ड्स इंटरजेक्शन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन के बारे में।
अभी जो प्रेपोजिशन वर्ड होते हैं इनका नाम प्रेपोजिशन क्यों है? देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। तो जिसका पोजीशन या स्थान पहले हो वो प्रीपोजिशन वर्ड कहलाता है। प्रीपोजिशन वर्ड्स कितने हैं? 80 हैं। कैसे वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं? जैसे इन मतलब में, इनटू मतलब में, बिटवीन मतलब के बीच, एमोंग मतलब भी के बीच, टू मतलब को, फ्रॉम मतलब से। मोटा मोटी हिंदी मीनिंग लिख रहा हूं। अब ये नहीं कि इन मतलब हमेशा में ही होता है, इनटू मतलब में ही होता है, इसके अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं। ऑफ मतलब का या के, की, विथ के साथ, विदाउट के बिना, अगेंस्ट के खिलाफ, अक्रॉस के पार, along के साथ साथ, रिगार्डिंग के संबंध में, विथ रिगार्ड टू के संबंध में, बिलो के नीचे, अबव के ऊपर, अंडर के अधीन, ओवर से ऊपर, ऑन या अपॉन, ऑन मतलब होता है पर, अपॉन पर। बारिंग, बारिंग मतलब होता है को छोड़कर। एक्सेप्ट या एक्सेप्ट फॉर, दोनों प्रेपोजिशन होते हैं, मतलब होता है को छोड़कर। फॉर, फॉर मतलब होता है के लिए। इनटू में, इनसाइड के भीतर, आउटसाइड के बाहर, ऑफ से अलग। ऑफ मतलब होता है से अलग। आउट ऑफ से बाहर। अप के ऊपर, डाउन पर या के बीच, या के नीचे। ये सब वर्ड्स प्रेपोजिशन होते हैं। इनकी भी पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। अब इनका नाम प्रीपोजिशन क्यों है? देखिए प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। इनका नाम प्रीपोजिशन इसलिए क्योंकि हमेशा इनका स्थान होता है किसी नाउन या नाउन का समतुल्य होगा, उसके पहले प्रीपोजिशन होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमेशा किसी नाउन या नाउन का समतुल्य यानी प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, इनके पहले आते हैं प्रीपोजिशन। और आ करके करते क्या हैं? तो ये
प्रीपोजिशन क्या करता है, ये जो नाउन है उस नाउन को किसी दूसरे नाउन से या किसी दूसरे एडजेक्टिव से या किसी दूसरे वर्ब से उसको कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। प्रीपोजिशन का ये काम होता है। जैसे लिखिए द किंग ईरान, ये बताइए ईरान तो नाउन है ना। अ गिफ्ट माया, ये भी तो नाउन है ना। अ गर्ल, लैंटर्न मतलब लालटेन होता है, लैंटर्न लालटेन, ये भी नाउन है। एंग्री, एंग्री मतलब नाराज। द मी, ये भी तो नाउन ही है, नाउन का भाई प्रोनाउन। क्रिकेट, खेल है एक। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, किसी चीज का शौकीन। काइंड मतलब दयालु। एनिमल्स मतलब जानवर। गो मतलब जाना। अब बिग सिटी मतलब बड़ा शहर, है ना। सेल मतलब बेचना। मंडे एक दिन का नाम है। प्ले मतलब खेलना। वीकेंड्स मतलब सप्ताहांत, सैटरडे संडे। देखिए अभी एक चीज ध्यान दीजिए आप, ये आपस में जुड़े नहीं हैं, इनका भी आपस में जुड़ाव नहीं है। ईरान का द किंग से जुड़ाव नहीं है। गिफ्ट माया, जुड़ाव नहीं है, रिलेशन नहीं है। गर्ल लड़की, लैंटर्न लालटेन, आपस में जुड़ाव नहीं है, कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है। एंग्री मतलब नाराज। अच्छा देखिए ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। ये तो नाउन है, नाउन है, नाउन है, नाउन है। प्रोनाउन तो नाउन ही होता है, ये भी नाउन है, नाउन है। अब बिग सिटी बड़ा शहर, ये भी नाउन है। मंडे दिन का नाम है, वीकेंड्स सैटरडे संडे का नाम वीकेंड है। नाम कोई भी हो नाउन है, तो सब नाउन होते हैं। लेकिन अगर आप देखिए एंग्री मी, इसमें कोई आपस में, देखिए ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। नाराज मी, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फॉन्ड शौकीन, क्रिकेट, कोई रिलेशन नहीं है। काइंड दयालु, एनिमल्स, कोई रिलेशन नहीं है। आप देखिए गो जाना वर्ब है, सेल बेचना वर्ब है, प्ले खेलना वर्ब है। इनका भी अब बिग सिटी मंडे वीकेंड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप द किंग ऑफ ईरान, ईरान का राजा। अ गिफ्ट फॉर माया, माया के लिए गिफ्ट। अ गर्ल विद अ लैंटर्न, लालटेन ली हुई एक लड़की। एंग्री विथ मी, मुझसे नाराज। फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का शौकीन। काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति दयालु। गो टू अ बिग सिटी, एक बड़े शहर में जाना। सेल ऑन मंडे, मंडे को बेचना। प्ले एट वीकेंड्स, सप्ताहांत या सैटरडे संडे को खेलना। अब देखिए आपस में रिलेशन जुड़ गया। ये रिलेशन किसने जुड़वाया? प्रीपोजिशन ने जुड़वाया। तो नाम इसका प्रीपोजिशन इसलिए क्योंकि प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, इसका स्थान पहले होता है किसके? नाउन के। देखिए सारे नाउन है, तो नाउन के पहले या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है, इसलिए इसका नाम प्री पोजीशन, पहले का पोजीशन या स्थान है। तो नाउन प्रोनाउन के प्री पोजीशन पहले पोजीशन में आता है, उसकी पहले स्थिति में आता है या उसके पहले इस्तेमाल होता है। और क्या करता है ये? तो अपने बाद आने वाले ये जो नाउन प्रोनाउन है इनको किसी दूसरे नाउन से, देखो ये नाउन था किंग, गिफ्ट, गर्ल, ये नाउन थे, या किसी एडजेक्टिव से, ये तीन चीजें एडजेक्टिव थी,
और या किसी वर्ब से इनको क्या कर देता है, मीनिंगफुली रिलेट कर देता है, अर्थपूर्ण तरीके से संबंध स्थापित कर देता है। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो किसी नाउन के पहले आकर के इस नाउन को किसी दूसरे नाउन एडजेक्टिव वर्ब के साथ मीनिंगफुली रिलेट कर दे, अर्थपूर्ण तरीके से संबंध स्थापित कर दे। द किंग ऑफ ईरान, ईरान का राजा। गिफ्ट फॉर माया, माया के लिए उपहार। अ गर्ल विद लैंटर्न, लालटेन ली हुई लड़की। एंग्री विद मी, मुझसे नाराज। फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का शौकीन। काइंड टू एनिमल, जानवरों के प्रति दयालु। गो टू अ बिग सिटी, बड़े शहर में जाना। सेल ऑन मंडे, मंडे को बेचना। प्ले एट वीकेंड्स, वीकेंड्स में खेलना। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन यही है कि भाई नाम प्रीपोजिशन है, क्यों? क्योंकि इसका स्थान, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, इसका स्थान पहले होता है नाउन के। तो अब क्या करता है नाउन के पहले आकर, क्योंकि नाउन के पहले तो एडजेक्टिव भी आता है, नाउन के पहले तो डिटर्मिनर भी आता है, ये भी नाउन के पहले आता है प्रीपोजिशन। तो नाउन के पहले आकर के बाकी शब्दों से अलग क्यों होता है? क्योंकि एडजेक्टिव का काम अलग है, एडजेक्टिव का काम है डिस्क्राइब करना, डिटर्मिनर का काम है नाउन के पहले आकर डिटर्मिन करना, लेकिन प्रीपोजिशन का काम ना तो डिस्क्राइब करना है ना डिटर्मिन करना है। प्रीपोजिशन करता क्या है? तो किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन को किसी दूसरे नाउन से या एडजेक्टिव से, वर्ब से मीनिंगफुली रिलेट कर देता है, अर्थपूर्ण तरीके से संबंध स्थापित कर देता है। ये प्रीपोजिशन का काम है, ये हम प्रीपोजिशन का डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन वर्ड के बारे में भी हमने पढ़ लिया, प्रीपोजिशन की भी पूरी लिस्ट देंगे आपको हम। अब बचा क्या? तो प्रीपोजिशन पढ़ लिया हमने, इंटरजेक्शन पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने हैं? 30 वर्ड्स हैं। कंजंक्शन जो होते हैं, कन मीन्स टुगेदर, जंक्ट मतलब ज्वाइन, तो जो साथ में ज्वाइन करे ऐसे वर्ड कंजंक्शन होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, ये कनेक्शन स्थापित करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम कनेक्टर या कंजंक्शन है। अब ये किसको कनेक्ट करते हैं, किसको जोड़ते हैं? तो कंजंक्शन जो है रस्सी है, एक तरह से बांधने वाली चीज, बांधते हैं, जोड़ते हैं, ग्लू है, फेविकॉल है। कंजंक्शन जो है 30 वर्ड है। अब ये दो तरह के होते हैं कंजंक्शन वर्ड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जोड़ने वाले हैं, किसको जोड़ते हैं अभी हम बताएंगे किसको जोड़ते हैं। पहले आपको तो बता दें कि कंजंक्शन वर्ड्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए कंजंक्शन मतलब ये होता है कनेक्टर, जोड़ने वाला। दो तरह के कंजंक्शन होते हैं, कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो तरह के कंजंक्शन होते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है? इधर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिख देते हैं। आप बताइए कि कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है? कोऑर्डिनेशन होता है दो ऐसे एंटिटीज के बीच में, वस्तुओं, व्यक्तियों के बीच में, जिनका स्टेटस सेम हो। नौकर का नौकर से कोऑर्डिनेशन होता है, एसपी का एसपी से होता है, डीएम का डीएम से, चीफ मिनिस्टर का दूसरे चीफ मिनिस्टर से, एक देश के प्राइम मिनिस्टर का दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर से। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा इक्वल एंटिटी के आइटम्स के बीच में होता है, जिनका ओहदा, हैसियत, स्टेटस सेम हो। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं कौन कौन से हैं और क्यों इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं? क्योंकि ये इक्वल स्टेटस के आइटम्स को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फैन बॉयज, फैन बॉयज, थोड़ा सा और मोटा। देखिए फॉर, क्योंकि, इसका सेंस क्योंकि जैसा होता है। एंड, और, नॉर, नाही,
बट, लेकिन, और, या, येट, तो भी, सो, इसलिए, फैन बॉयज, और ईदर ए और बी, या तो ए या फिर बी, नीदर ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी, नॉट ओनली ए बट ऑल्सो बी, ना केवल ए बल्कि बी भी, ए एज वेल एज बी, ए साथ ही बी। तो ये जो है इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज एक कंजंक्शन है। ठीक है, तो कोनेटिंग कंजंक्शन यही है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। जब भी जोड़ेंगे ना तो दो ऐसे आइटम्स को जोड़ेंगे जिनका स्टेटस क्या हो, सेम हो। जैसे नाउन को नाउन से, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव को क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव को क्लासिफाइंग एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से, मेन क्लॉज को मेन क्लॉज से, सबऑर्डिनेट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से, जीरन को जीरन से। क्या चीज़ें होती हैं इन्फिनेटिव जीरन, आगे पता चलेगा, बट फिलहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिन दो एंटिटीज को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, उन दोनों का इक्वल स्टेटस रहेगा, स्टेटस सेम होना चाहिए। अगर नाउन है तो दूसरी तरफ नाउन इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है तो दूसरी तरफ भी क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, वर्ब वर्ब, एडवर्ब को एडवर्ब से, मेन क्लॉज को मेन क्लॉज से, सबऑर्डिनेट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से, जीरन को जीरन से। तो आगे आप देखेंगे, जैसे आपने कहा माया एंड रिच। माया क्या है, नाउन है, रिच अमीर क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये एंड क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जरा देखिए तो, माया एंड रिच, माया और अमीर आपस में मीनिंगफुल है, ये अर्थपूर्ण है, नहीं है, ये गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं, माया एंड रिच, माया और अमीर। अब ऐसा गलत इसलिए भी है कि आप देखिए एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इक्वल स्टेटस के आइटम्स को जोड़ता है, इधर नाउन हो गया, इधर एडजेक्टिव हो गया, दोनों का स्टेटस सेम कहाँ है, नहीं है, इसलिए गलत हो गया। लेकिन अगर आपने लिखा होता पुअर एंड रिच, अमीर और गरीब, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अब सही है, अमीर और गरीब। या इधर भी माया नाउन, और इधर भी कोई नाउन, जैसे रवि, माया एंड रवि, इधर भी नाउन है कि नहीं। तो दोनों तरफ स्टेटस क्या है, सेम है। जो दोनों तरफ एंटिटीज यूज हुए हैं, दोनों का सेम स्टेटस है, इधर भी एडजेक्टिव, इधर भी एडजेक्टिव, इधर भी नाउन, इधर भी नाउन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी दो चीज़ों को जोड़ेंगे, जैसे एज वेल एज है, या नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इधर और है, निदर नॉर है, तो जो दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ए और बी, इनका स्टेटस सेम होना चाहिए, ए बी का स्टेटस सेम होना चाहिए, ए बी का स्टेटस सेम होना चाहिए, ए बी का स्टेटस सेम होना चाहिए। स्टेटस सेम होने का मतलब, अगर ये नाउन है तो ये भी नाउन, ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है तो ये भी क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, ये वर्ब है तो ये भी वर्ब, ये एडवर्ब है तो ये भी एडवर्ब, ये मेन क्लॉज है तो ये भी मेन क्लॉज होना चाहिए। तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं इनको छोड़ के जो कंजंक्शन होते हैं, जैसे बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, एज, एज मतलब होता है कि जैसा कि, इसका भी अर्थ क्योंकि होता है। इफ मतलब होता है यदि, अनलेस यदि नहीं, दो या ऑल दो, यद्यपि, सिंस, सिंस मतलब चूंकि, टिल या अनटिल, इसका मतलब होता है तक, व्हाट जो,
हु जो, हाउ जैसे, वाई ज्यों, वेयर जहां, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इनकी भी पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल अभी बना नहीं है इस ग्रुप का, इसलिए कि आज लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्लास यूट्यूब पे हो जाए, फिर कल से केवल ऐप पर क्लास चलेगा, एग्जाम फोड़ू ऐप पर। तो जब एग्जाम फोड़ू ऐप पर केवल क्लास चलेगा, क्योंकि ये पेड बैच, सिर्फ शुरू के ही 5 क्लासेस हैं जो डेमो के लिए, बाकी क्लासेस आपको ऐप पर देखनी पड़ेंगी। पेड बैच है, 1299 की फीस लगेगी, तब आप देखेंगे। तो जब हम सिर्फ पेड पढ़ाने लगेंगे आज के लेक्चर के बाद, तब वहाँ पे हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपके जितने डाउट्स होंगे आप भेज सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी, जो होमवर्क होगा वो मैं दूंगा, सारा रिसोर्स उसमें आपको शेयर करा जाएगा, है ना। वो टेलीग्राम चैनल प्राइवेट चैनल होगा, वो हर कोई नहीं ज्वाइन कर सकता है ना। जो बैच के लोग होंगे सिर्फ वही ज्वाइन करेंगे। रवि कुमार यादव कह रहे हैं कि वोकैब बूस्टर कंटिन्यू क्यों नहीं करवाते हो। वोकैब बूस्टर बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है। और जब हमें वक्त मिल जाएगा और हम रेगुलरली कराने लगेंगे, तो अब फिर उसको हम पेड ही कर देंगे। वैसे पढ़ाएंगे भी नहीं यूट्यूब पर, उसको हम पेड कर देंगे। 129 का पर मंथ उसकी फ़ीस है, वो पेड हो जाएगी। अभी पेड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रेगुलरली कराने में सक्षम नहीं हूँ, अभी मेरे पास वक्त नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसलिए फ्री आता है अभी यूट्यूब पर वो बीच बीच में। तो कंजंक्शन या कनेक्टर जो है 2 तरह के हो गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये ग्लू, गोंद या रस्सी का काम करते हैं, बांधते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ लिए 9 तरह के वर्ड्स, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं और हमने उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अब हम इस लायक हो गए हैं कि शब्दों की पहचान कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अभी जब इंग्लिश आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द का क्या अर्थ है, उस सेंटेंस में किस अर्थ में इस्तेमाल हुआ है, सेंटेंस का अर्थ भी नहीं समझ में आता, उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो भी समझ में नहीं आता। इस वजह से शुरू में अभी दिक्कत होगी। हालांकि जान तो लिया आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, लेकिन ये समय के साथ साथ और पक्का होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा। जैसे जैसे इंग्लिश आएगी वैसे वैसे सेंटेंस का अर्थ भी समझ में आएगा, उस सेंटेंस में वो वर्ड किस अर्थ में इस्तेमाल हुआ है, उस अर्थ का, उस फंक्शन को देखकर भी पता चलेगा कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि डिटर्मिनर है। तो इसके बारे में आपकी गहराई, नॉलेज और बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आइए थोड़ा प्रैक्टिस कराएं, आपसे पूछें आप शब्दों को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। Who, what, कौन और क्या। इसका जवाब मिलेगा या तो कोई व्यक्ति होगा वो, या कोई वस्तु होगा। तो ये हो गया या तो नाउन, नहीं तो प्रोनाउन। अच्छा, किस प्रकार का या किस कैटेगरी का, ऑफ व्हाट काइंड या ऑफ व्हाट कैटेगरी। इसका जवाब कौन देता है, इसका जवाब देता है एडजेक्टिव। कौन सा, विच वन, कितने, कितना, हाउ मच, या हाउ मेनी। किसी नाउन के पहले आकर के जो इस तरह का जवाब दें वो क्या होता है, डिटर्मिनर होता है।
कब, व्हेन कहाँ, वेयर क्यों, वाई किस ढंग से, इन व्हाट मैनर। किस लिए, व्हाट फॉर कितनी बार, हाउ ऑफन। अक्सर इन सवालों का जवाब जो देता है, मतलब ये एक देखिए मेन चीज नहीं है, ये एक मेन टेस्ट नहीं है, ये मेन जांच नहीं है बताने का कि कोई नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, लेकिन हाँ इसको जान लेने से थोड़ा पहचानना शब्दों का आसान होता है। तो जो कब, कहाँ, क्यों, किस ढंग से, किस लिए, कितनी बार का जवाब दे रहे हैं, वो शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, बाकी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन हमने देखा ही। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप उसका आंसर दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा जाए। मैं हिंदी बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। हाइट, हाई ये है ऊंचाई और ये है ऊंचा। ये है लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई, लॉन्ग मतलब होता है लंबा। गुडनेस, गुडनेस मतलब अच्छाई, गुड मतलब अच्छा। डीप मतलब गहरा, डेप्थ मतलब गहराई। प्योर मतलब होता है शुद्ध, प्योरिटी मतलब होता है शुद्धता। इजी, इजी मतलब सहज, ईज मतलब सहजता। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी मतलब कठिनाई, डिफिकल्ट मतलब कठिन। डेंजरस खतरनाक, डेंजर खतरा। पॉइजनस जहरीला, पॉइजन जहर। रिच अमीर, रिचनेस अमीरी। पुअर गरीब, पॉवर्टी गरीबी। फैटनेस, फैटनेस मतलब होता है मोटापा, फैट मतलब होता है मोटा। वुडन, वुडन मतलब लकड़ी का, वुड मतलब लकड़ी। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब सुंदर, स्मार्टनेस सुंदरता।
अट्रैक्शन, आकर्षण। अट्रैक्टिव, आकर्षक। साइंस या एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा, एजुकेशनल, शैक्षणिक। ब्यूटीफुल, सुंदर। ब्यूटी, सुंदरता। काइंड, दयालु। काइंडनेस, दयालुता। ब्रेव, बहादुर। ब्रेवरी, बहादुरी। थिक मतलब होता है मोटा, थिकनेस, मोटापा। विड्थ, चौड़ाई, वाइड, चौड़ा। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज, और इंटेलिजेंस मतलब होता है तेजी, चतुराई। क्लेवर, नेस, चालाकी। क्लेवर, चालाक। मैं 2 कॉलम लिख रहा हूं, ये बस समझाने के लिए कि डिफरेंस क्या है नाउन में और एडजेक्टिव में। देखिए इधर जो है ना नाउन लिखा हुआ है और इधर एडजेक्टिव लिखा हुआ है। देखिए नाउन क्या होता है, किसी चीज का नाम होता है, वो क्या और कौन का जवाब देता है। क्या ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है, हाइट ज्यादा है। क्या ज्यादा है, लंबाई, लेंथ ज्यादा है। क्या होना चाहिए, गुडनेस, अच्छाई होनी चाहिए। क्या ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, गहराई ज्यादा है। क्या नहीं जान सकते, प्योरिटी, शुद्धता नहीं जान सकते इसकी। क्या होना चाहिए, ईज, सहजता होनी चाहिए। डिफिकल्टी आ रही है, क्या आ रही है, डिफिकल्टी, कठिनाई आ रही है। क्या है, खतरा है, डेंजर है। क्या मत खाओ, जहर मत खाओ, पॉइजन मत खाओ। क्या मैंने बहुत देखी है, रिचनेस, अमीरी बहुत देखी है। क्या झेल रहे हैं वो, पॉवर्टी, गरीबी झेल रहे हैं। किससे परेशान है, क्या, तो मोटापा, फैटनेस से। क्या है ये, वुड, लकड़ी है ये। क्या, स्मार्टनेस, सुंदरता काम आती है। तो ये क्या का जवाब देने वाला यानी नाउन है, और ये किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में चर्चा करने वाले वर्ड्स हैं। किस प्रकार का, किस कैटेगरी का, ये बता रहे हैं। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु किस प्रकार का, तो हाई, ऊंचा। किस प्रकार का है कोई चीज़, लंबा है, अच्छा है, गहरा है, प्योर, शुद्ध है। किस प्रकार का है कोई काम, इजी है, आसान है, डिफिकल्ट, कठिन है, खतरनाक है, डेंजरस है, पॉइजनस, जहरीला है, अमीर है, गरीब है, फैट, मोटा है, वुडन, लकड़ी का है, स्मार्ट, सुंदर है। तो ये किस प्रकार का जवाब दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है, तो डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये किसी चीज़ का नाम है, किसी गुण का नाम, किसी विशेषता का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी अवस्था का नाम, किसी गतिविधि का नाम, प्रक्रिया का नाम। तो नाम जो होता है वो नाउन होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। इधर जो है नाउन है और इधर एडजेक्टिव है।
क्या कम हो रहा है? अट्रैक्शन कम हो रहा है, आकर्षण कम हो रहा है। क्या ज़रूरी है? शिक्षा, एजुकेशन ज़रूरी है। क्या काम आती है? सुंदरता, ब्यूटी काम आती है। क्या होनी चाहिए? काइंडनेस, दयालुता होनी चाहिए। क्या ज़रूरी है? ब्रेवरी, बहादुरी ज़रूरी है। क्या ज़्यादा है इसका? मोटापा ज़्यादा है ना। क्या ज़्यादा है इसकी? विड्थ, चौड़ाई ज़्यादा है। क्या बहुत है उसके अंदर? इंटेलिजेंस, तेजीपना बहुत है, क्लेवरनेस, चालाकी बहुत है। कोई व्यक्ति वस्तु किस प्रकार का है? तो अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। किस प्रकार का? तो शैक्षणिक। किस प्रकार का कार्यक्रम? तो एजुकेशनल प्रोग्राम, शैक्षणिक प्रोग्राम। किस प्रकार की लड़की? ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की। किस प्रकार का? दयालु, काइंड। किस प्रकार का? बहादुर, ब्रेव। किस प्रकार का? मोटा, थिक। किस प्रकार का? चौड़ा, वाइड, इंटेलिजेंट, तेज। तो कोई व्यक्ति या वस्तु, समबडी, समथिंग, किस प्रकार का? तो अट्रैक्टिव, एजुकेशनल, ब्यूटीफुल, काइंड, ब्रेव, थिक। ये किस प्रकार का, किस कैटेगरी का, किस क्लास का, ये बताने का काम करते हैं, इसलिए एडजेक्टिव्स हैं। तो एक तरफ हमने नाउन लिखा, एक तरफ एडजेक्टिव लिखा। ऐसा है कि ब्यूटी, सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना, ब्यूटीफुली, सुंदरता से, सुंदरता पूर्वक। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 70,000 वर्ड्स हैं। अब देखिए ज़्यादा शब्द हैं नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ये 39,000 है, 17,000 है वर्ब, 12,500 है एडवर्ब, 3,500 है। लेकिन ये देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, इतने हैं नहीं ज़्यादा। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिखाया, अगर एक शब्द आ जाए तो बाकी सारे आ जाते हैं। तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आपस में जुड़े होते हैं, दे आर एसोसिएटेड, दे आर कनेक्टेड। बाकी प्रोनाउन, डिटर्मिनर, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन तो ऑलरेडी छोटे हैं, बहुत कम वर्ड्स हैं। तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो किस, या स्पेलिंग करेक्शन, वो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब से पूछा जाता है। और आपको देख के चिंता होगी एक कि ये तो बहुत सब ज़्यादा हैं, पर एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा है नहीं। आपको 10,000 शब्द ही सीखना है, 10,000 से ज़्यादा शब्द सीखना नहीं है। उसी में आप इंग्लिश के बहुत माहिर हो जाएंगे, आप हर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और वो 10,000 वर्ड्स रटने से नहीं होगा, वो रीडिंग करते रहिए। रीडिंग करने से रोज़ औसतन एवरेज 40 से 50 वर्ड आपको आएगा, ठीक है। तो अगर रोज़ 40 से 50 वर्ड आपको आता है तो महीने में 1200-1500 वर्ड सीख लिया आपने। 4 महीने में आप 6-7 हज़ार पहुँच जाएंगे। और एक्चुअली वो 6-7 हज़ार वर्ड ही 10,000 के बराबर है। क्योंकि ये जो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब होता है, जब आप इसमें से कोई एक नाउन आ गया तो एडजेक्टिव अपने आप आ जाता है, वर्ब अपने आप आ जाता है, एडवर्ब अपने आप आ जाता है। जैसे ब्यूटी मतलब सुंदरता नाउन है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर एडजेक्टिव है, ब्यूटीफाई सुंदर बनाना वर्ब है, ब्यूटीफुली सुंदरता पूर्वक एडवर्ब है। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं। एक शब्द जानते हैं तो बाकी 3 शब्दों का अपने आप आइडिया लग जाता है। वही चीज़ मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा था। कि यहाँ पे ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है ना। नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है। जैसे आपने लिखा विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, वाइड एडजेक्टिव है, वाइड मतलब चौड़ा, वाइडेन, वाइडेन मतलब चौड़ा करना, वाइडली व्यापक रूप से, देखिए डेंजर,
डेंजर मतलब खतरा, डेंजरस एडजेक्टिव है। डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक। इंडेंजर, इंडेंजर खतरे में डालना। डेंजरसली खतरनाक रूप से। लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। लेन देन, इलोंगेट, इलोंगेट मतलब लंबा करना। लेन देन मतलब लंबा होना। इसका कोई इससे रिलेटेड एडवर्ब जो सीधा सीधा मिले ऐसा नहीं है, पर आप देख रहे हैं कि एक वर्ड आप लिख रहे हैं, बाकी 3 वर्ड उससे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है ना। अब मैं वर्ड लिख रहा हूं, आप बताइएगा। शी विल कम हियर टुमारो। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा है, इसमें 4 वर्ड है, नहीं 5 वर्ड है। 1 2 3 4 5 वर्ड्स, सबकी पहचान होनी चाहिए। वह वेलकम आएगी हियर यहाँ, टुमारो कल। वह, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये है प्रोनाउन, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, मतलब दोनों वर्ब हैं, तो हम सीधे सीधे वर्ब लिख सकते हैं। तो ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। हियर यहाँ, ये एडवर्ब है, बता रहा है कि शी विल कम, वो आएगी। कहाँ आएगी? हियर, यहाँ आएगी, एडवर्ब है। कब आएगी? टुमारो, कल आएगी, ये भी क्या है? एडवर्ब है ना। तो शी विल कम हियर टुमारो, वो यहाँ आएगी कल। माया हैज forgotten all her promises now। इसका अर्थ क्या है? माया हैज फॉरगॉटन, भूल गई है, ऑल हर प्रोमिसेस, अपने सारे वादे। तो माया क्या है? नाउन है। माया नाउन है। हैज वर्ब है, फॉरगॉटन भूल गई है, ये भी वर्ब है। ऑल हर प्रोमिसेस, प्रोमिसेस नाउन है, वादे, ये डिटर्मिनर है। ऑल हर भी क्या है? डिटर्मिनर है। नाउ, अब क्या है? एडवर्ब है। तो नाउन, वर्ब, वर्ब, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, प्रोमिसेस, एडवर्ब। लोकल रेजिडेंस, नो वाई he stopped teaching। स्थानीय लोग, स्थानीय लोग, लोकल रेजिडेंस, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। स्थानीय लोग जानते हैं, वर्ब। वाई, क्यों?
ही स्टॉप छोड़ दिए टीचिंग पढ़ाना, पढ़ाना नाउन है, टीचिंग स्टॉप छोड़ दिए वर्ब है, ही प्रोनाउन है वह, वाई ये कंजंक्शन भी है और ये एडवर्ब भी है, ठीक है। वाई मतलब ज्यों, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। द बुक इन माई बैग, एक नाउन फ्रेज है, मेरे बैग में जो किताब है वो किताब। इसमें क्या क्या है दिख रहा है आपको? तो यहाँ बुक जो है नाउन है, द डिटर्मिनर है, द बुक इन माई बैग मेरे बैग में, बैग नाउन है, माई डिटर्मिनर है और ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद देखो क्या आया है, नाउन फ्रेज आया है। आगे चल के पता चलेगा नाउन फ्रेज क्या होता है। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन या नाउन का समतुल्य इक्विवेलेंट आता है। तो जो माई बैग है, मेरा बैग, ये भी नाउन ही है, नाउन फ्रेज कहते हैं, ये नाउन का इक्विवेलेंट है। आगे पता चलेगा कैसे क्यों, है ना। गुड पीपल, good people never lie to anyone. लिखा है अच्छे लोग, लोग नाउन हो गया, अच्छे हो गया एडजेक्टिव। तो अच्छे लोग नेवर कभी नहीं, ये एडवर्ब हो गया, कभी नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। लाई मतलब झूठ बोलना, कब तो कभी नहीं, लाई मतलब झूठ बोलना। टू एनीवन किसी से भी, टू प्रपोजिशन है, एनीवन प्रोनाउन है। गुड पीपल नेवर लाई टू एनीवन। शब्दों की पहचान, आप सीडीएस का एग्जाम होता है, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें वर्ड्स की पहचान करनी होती है, आपको बताना होता है कि ये वर्ड क्या है, ठीक है। तो आज की पढ़ाई हमारी इतनी ही, आगे हम जब कल चर्चा करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ आगे बढ़ जाएंगे? ये लिस्ट आपको शेयर करना है, हमें लिस्ट शेयर कर देंगे। तो आज हमने वर्ड्स जो 9 तरह के होते हैं उनके बारे में पूरा पढ़ लिया। तो आज 5वीं क्लास थी, हमने वर्ड्स जो 9 तरह के उसके बारे में पढ़ेंगे। जब फ्रेज क्लॉज सेंटेंस पढ़ेंगे और मजा आएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ है, एक ही दिन में फ्रेज क्लॉज सेंटेंस खत्म हो जाएगा, इतना आसान है। मेन यही था कि जो नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन समझ गया वर्ड, उसको फ्रेज क्लॉज सेंटेंस समझने में तो 15 मिनट भी नहीं लगेगा, सब समझ जाएगा। कितने तरह का फ्रेज है? 3 + 1 4 तरह का फ्रेज होता है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज 2 तरह के क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह का काम करते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, वो पता चल जाएगा। सेंटेंस भाव अर्थ के आधार पर 5 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर 2 तरह के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, मल्टीपल सेंटेंस हो गया। ये कल पढ़ाने में 15-20 मिनट लगेगा, आपको फ्रेज क्लॉज सेंटेंस समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आप अलग अलग तरह के फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस समझेंगे, तुरंत आप यहाँ समझ जाएंगे, हर चीज़ समझने लगेंगे। नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जेरंड, ये आगे की क्लास में बताएंगे। वर्ब 2 तरह का काम करते हैं, फिनाइट और नॉन फिनाइट। नॉन फिनाइट वर्ब के 15 फॉर्म होते हैं, 6 इन्फिनेटिव, 4 जेरंड, 5 पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव जेरंड पार्टिसिपल जैसे ही पता चलेगा, इन्फिनेटिव जेरंड पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव जेरंड पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, ये भी समझ में आ जाएगा। प्रीपोजिशन फ्रेज आप सीख लेंगे, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब सब कुछ सीख लेंगे ना। तो कल की जो क्लास होगी उसमें आप सब जान जाएंगे, यू विल नो एवरीथिंग, ये पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट वर्ब जान ही चुके हैं पीछे की क्लासेस के बाद। बाकी ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये कल की क्लास में आप जान जाएंगे, जैसे ही मैं अलग अलग तरह के फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन यूट्यूब पर अब क्लास नहीं आएगी, है ना। ये संभवतः आपकी अंतिम डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है। इसके बाद पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए बड़ा मज़ेदार और बहुत आसान है इंग्लिश, 4 महीने में सिखाने की गारंटी है। आप पढ़ने में चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। अब ये चीज़ समझने में अभी दिक्कत आएगी, जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि हम वर्ड्स पहचान लें खुद से, तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्योंकि अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है कुछ तो उसका क्या अर्थ है,
वहाँ अलग अलग वर्ड्स हैं, उनका क्या मीनिंग है अभी समझ में ही नहीं आ रहा है आपको। तो जैसे जैसे इंग्लिश आएगी वैसे वैसे शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट होगा, सेंटेंस भी समझ में आएगा, तब आसानी से बता सकते हैं वहाँ कि कौन सा वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, एडवर्ब है। सो आज की क्लास के लिए दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। आपको मालूम है कि एग्जाम फॉर ऐप पर, एग्जाम फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप सब लोग, है ना। दिस इज़ एग्जाम फॉर ऐप, ये मेरा ऐप है, मैं एग्जामों पर नहीं हूँ, मैं एग्जाम फॉर अपना ऐप बना करके उस पर पढ़ा रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली इसी पे अवेलेबल हूँ। ये फ़ोन नंबर है 6306211761। तो जो भी जानकारी चाहिए, जो भी हो, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। तो ये पेड कोर्स है, आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये ख़रीदना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक बात रही वोकैब बूस्टर की, वोकैब बूस्टर क्लास डेली इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं ऑफलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही डेली करने लगूंगा तो कुछ दिन फ्री में करूंगा डेली यूट्यूब पर, उसके बाद 129 करके फीस हो जाएगा महीने का। बहुत कम होता है 129 महीने की फ़ीस, लेकिन वोकैब बूस्टर मैजिकल सेशन है, वो ज़रूरी है बहुत। तो जब रेगुलरली करने लगेंगे तब हम पेड भी कर सकते हैं उसको। बाकी वोकैब बूस्टर के बारे में, वोकैबलरी क्लास के बारे में बता रहे हैं कि सर एडिटोरियल प्लस वोकैब बूस्टर के अलावा आप वोकैब की भी एक क्लास बैच ले आइए। तो वोकैबलरी का एक बैच जिसमें हम 8 से 10,000 शब्द आपको सिखाएंगे 3.5 महीने में, 4 महीने में, वो बैच भी आएगा, पर उसका अभी कोई निर्धारण नहीं हुआ है कि कब शुरू होगा, बिकॉज वही बात है, टाइम का अभाव है। ऑफलाइन क्लास यहाँ प्रयागराज में नया बैच शुरू हो रहा है शाम को 5 से 7, तो यहाँ ऑफलाइन क्लासेस लगे रहते हैं, जिसकी वजह से समय कम मिल पाता है। बट आई एम ट्राइंग टू ऑफलोड माई सेल्फ, एंड कोई ना कोई ऐसा यत्न करेंगे तो रेगुलरली हमारा वोकैब बूस्टर एडिटोरियल सेशन भी आएगा, और हम आगे प्रैक्टिस बैच और वोकैबलरी का क्लास भी लेके आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो एग्जाम फॉर ऐप डाउनलोड करिए, और बाकी ये कंप्लीट इंग्लिश कोर्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको गारंटी देते हैं कि आप इंग्लिश के टीचर्स को भी पढ़ा लेंगे आफ्टर 4 मंथ्स। बहुत आसान है इंग्लिश, प्रॉब्लम ये है आपको देखने समझने आया नहीं है, ठीक है। हो सकता है कल की क्लास में यूट्यूब पर देखता हूँ, अगर लाइव करना चाहूँ तो लाइव कर दूंगा, है ना। कल की क्लास आप लाइव देख सकते हैं, है ना, यूट्यूब पर भी। आई टॉक टू माई टीम वाले लोग क्या सजेस्ट करते हैं, वो उचित रहेगा कि नहीं इसको लाइव दिखाना, है ना। चलिए तो कल मिलते हैं, आपको मालूम है 1 बजे क्लास होता है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।